क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं। पदार्थ की परिभाषा तो आपने पढ़ा ही है। क्या पढ़ा है? वे सारी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाती है। तो क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत यानी ठंड, नींबू पानी और इत्र की सुगंध, ये सभी में से कौन कौन से पदार्थ हैं आपको बताने हैं। तो कुर्सी को तो जाहिर से हम जानते हैं, कुर्सी स्थान भी घेरती है, इसमें वजन भी होता है और इसे हम देख करके पता कर सकते हैं कि ये कुर्सी है, तो ये कुर्सी एक पदार्थ है। वायु भी स्थान घेरती है बैलून में, ठीक है ना। वायु में द्रव्यमान भी होता है और वायु को हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, तो हम वायु को भी पदार्थ कहेंगे। बादाम तो ठोस है, उसमें द्रव्यमान भी है, वजन भी है, ये जगह भी घेरती है, तो इसे भी हम पदार्थ कहेंगे। नींबू पानी भी पदार्थ के उदाहरण है। जबकि स्नेह यानी मैं आपको कितना स्नेह करता हूँ, आप मुझे कितना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो स्नेह कोई पदार्थ नहीं है, ना तो यह स्थान घेरती है और न तो इसमें द्रव्यमान होता है। तो ये स्नेह और गंध भी पदार्थ नहीं है। घृणा, अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो घृणा भी पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें न द्रव्यमान है और ना यह स्थान घेरती है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं कि गर्म खाना की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि गर्मा गर्म खाने का तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कण की गति बढ़ जाती है। जो गर्म होता है और गर्मी जब मिलती है तो कणों की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि ठंडा खाने की महक की तुलना में गर्म खाने में विसरण तेज़ी से होता है, अर्थात गर्म गैस का विसरण ठंडी गैस की तुलना में तेज़ी से होता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक हमें कई मीटर दूर से ही पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक के लिए उसके पास जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? कहने का अर्थ कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है और आगे बढ़ता है, तो ये जो क्रियाकलाप हुआ, इस क्रियाकलाप में पदार्थ का कौन सा गुण सामने आया या पदार्थ का कौन सा गुण दिखता है? तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। क्या भाई? पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है और गोताखोर पानी काटने में सक्षम हो पाता है। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ये दो गुण परिलक्षित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? तो पदार्थ के कणों की कई विशेषता हमने पाठ में पढ़ा है, यहाँ पे 4 हम लिखते हैं, 4 हमको लिखने भी चाहिए। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जिसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, जिसे अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। चलिए अब पृष्ठ संख्या 6 पर जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। कहता है किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन
के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी किसी चीज़ का अगर कोई भी वस्तु ले जिसका जो खाली हो और जिसका आयतन फिक्स हो, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान को देख करके हम बता सकते हैं किन का घनत्व अधिक है और किन का घनत्व कम है। जिस वस्तु में ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका घनत्व अधिक होगा, जिसमें द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व कम होगा। तो इस आधार पर, घनत्व के आधार पर हमें चीज़ों को सजाना है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाले चीज़ को बाहर रखना है लास्ट में, और सबसे कम घनत्व वाले चीज़ को आगे रखना है, यानी घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, आपके पास क्या दिया है? आपको दिया है वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। ये वस्तुएं दी है और इनको घनत्व के अनुसार सजाना है। मान लीजिए कि आप एक गिलास लेते हैं। मान के चलिए कि आप एक गिलास धुआं, एक गिलास वायु, एक गिलास शहद, एक गिलास जल, एक गिलास चौक, एक गिलास रुई और एक गिलास लोहा लेते हैं। लोहा के चूर्ण लेते हैं एक गिलास। एक कोई फिक्स गिलास ले लीजिए जिसका आयतन फिक्स है। अब उनको द्रव्यमान को देखिए, तो द्रव्यमान के अनुसार आप जब उनको देखेंगे कि द्रव्यमान किसका अधिक होगा, तो आपको एक गिलास वायु का द्रव्यमान कम लगेगा। चिमनी का धुआं का वज़न वायु के सापेक्ष कुछ ज़्यादा लगेगा। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ते, एक गिलास लोहा का वज़न जाहिर सी बात है एक गिलास चौक से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक गिलास वायु का द्रव्यमान कम है, अर्थात इसका घनत्व कम है, तो एक नंबर में वायु, दूसरे नंबर में चिमनी का धुआं, तीसरे नंबर में रुई, चौथे नंबर में जल, पाँचवें नंबर में शहद, छठे नंबर में चौक और सातवें नंबर में लोहा। चूँकि भैया लोहा का तो घनत्व अधिक होगा ना, क्योंकि एक गिलास लोहा और एक गिलास वायु। मान लीजिए एक गिलास आप रखे हुए हैं खाली, तो उसमें वायु भरी हुई है, तो खाली गिलास को आप उठाएंगे, यानी एक गिलास हवा को उठाएंगे, उसके सापेक्ष एक गिलास लोहे के चूर्ण भरे हुए उठाएंगे तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसलिए लोहा का घनत्व अधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्था, पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इनके गुण में क्या अंतर आते हैं, इनको सारणीबद्ध करना है। तो आइए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 2 का पहला नंबर क्वेश्चन, आकार। तो आकार, ठोस के आकार निश्चित और स्पष्ट सीमाएं होती है। कोई भी आप ठोस ले लीजिए, उनके आकार में निश्चित है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसको जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी बर्तन का यह आकार लेगा। और गैस का तो कोई आकार ही नहीं होता, गैस का तो कोई आकार ही नहीं होता। आयतन की चर्चा करें तो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, न तो इसको आयतन बढ़ता है न तो घटता है। जबकि द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित हो। यानी गिलास में अगर 1 लीटर पानी है तो वह थाल में भी 1 ही लीटर होगा, हाँ आकार ज़रूर बदल जाएंगे। और गैस का न तो आयतन होता है और न तो आकार होता है। गैस को जिस बर्तन में रखेंगे या उसी आयतन को घेर लेगा, उसी आयतन का आकार ले लेगा। दृढ़ता और तरलता, दृढ़ता क्या है और तरलता क्या है? तो देखिए, दृढ़, कोई वस्तु को ढेर लगाया जा सकता है, जिस वस्तु का ढेर लगाया जा सकता है उसे दृढ़ कहते हैं। और तरल वस्तुओं का ढेर नहीं लगाया जा सकता, जैसे पानी का ढेर नहीं लगा सकते। तो ठोस में दृढ़ता अधिक होती है और तरलता कम होती है, यानी इनमें बहने की क्षमता न के बराबर होती है। लिक्विड में दृढ़ता न के बराबर होती है, जबकि तरलता का गुण उच्चतम होता है। और गैस, ये भी बह जाता है, यानी ये भी तरल की ही श्रेणी में आएगा। कणों के बीच आकर्षण बल, तो ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होते हैं, इसी कारण ठोस होता है। ठीक है, द्रव में ठोस के सापेक्ष कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण यह एक कण दूसरे कण के आगे पीछे घूम सकते हैं और ये तरल हो जाते हैं। और गैस में तो ठोस और द्रव दोनों से ही कम होता है क्या, कणों के बीच आकर्षण बल। यही कारण है कि यह गैसीय अवस्था में रहता है। कणों की स्थिति,
कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में ठोस के सापेक्ष थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, इनमें रिक्त स्थान होता है। और गैस के बीच, कणों के बीच तो काफ़ी रिक्त स्थान होता है और ये काफ़ी दूर दूर भी होते हैं। सपिंडताएँ, सपिंडताएँ यानी उसको अगर हम दबाएं तो दब जाए, तो ये गुण अगर हम देखें तो ठोस में न के बराबर होता है। द्रव में, द्रव थोड़ा सपिंडे होता है और गैस सबसे अधिक सपिंडे होता है। सपिंडता, गैस सबसे अधिक दबाया जा सकता है। यही कारण है कि हम गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि के टायर में गैस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें सपिंडता का गुण अधिक होता है और ये हमें झटकिन से बचाता है। विसरण, विसरण की घटना, विसरण क्या है भाई? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाने की घटना को विसरण कहते हैं। ठोस में यह न के बराबर होता है न के बराबर। द्रव में ठोस के अपेक्षा अधिक विसरण होता है और गैस के अपेक्षा कम, और गैस में विसरण की घटना काफ़ी तीव्र होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास था बी नंबर कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। किन किन बातों पर टिप्पणी कीजिए? टिप्पणी कीजिए अर्थात उनके बारे में 10 लाइन लिखिए। क्या था? दृढ़ता, सपिंडता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। इन बातों पे टिप्पणी करना है आपको। तो आइए, दृढ़ता, दृढ़ता पे क्या लिखते हैं? पदार्थ का दृढ़ता क्या होती है उसके बारे में बताइए। तो पदार्थ का वह गुण जो बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, और द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। सपिंडता, सपिंडता क्या होती है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव यानी बाह्य बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को सपिंडता कहते हैं। द्रव तथा गैस सपिंड होते हैं। गैस सर्वाधिक सपिंडित की जा सकती है। ठोस की सपिंडता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को हम एक कम आयतन वाले सिलेंडर में सपिंडित यानी दबाकर कंप्रेस्ड करके भर सकते हैं। तरलता, तरलता क्या है? तो पदार्थ की बहने की प्रवृत्ति को, पदार्थ में जो बहने का गुण होता है उसको तरलता कहते हैं। द्रव और गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है, क्योंकि इसमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा। तो गैस में तरलता का गुण अधिक होता है, द्रव में गैस से थोड़ा कम होता है, और ठोस में तरलता गुण न के बराबर होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूरा फैल जाते हैं। ऐसा इसके कण की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। आकार, आकार ठोस पदार्थ में अधिकतम आंतरिक बल, कणों के बीच अंतराणविक बल अधिक होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव और गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता। किनका? द्रव और गैस का। जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा रहती है। यानी हम कह सकते हैं द्रव, ठोस, गैस, तीनों का ले तो ठोस में कणों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और गैस में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व, घनत्व आइए देखते हैं घनत्व क्या है। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व डेंसिटी इजकल टू मास बाय वेलोसिटी।
वॉल्यूम। ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस का घनत्व अधिकतम होता है, गैस का घनत्व निम्नतम होता है और द्रव्य इनके बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है कारण बताइए। क्या बताना है? गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन है गैस बर्तन के दीवार पर दबाव डालती है। तीसरा सी नंबर है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण यानी चलती है, विचरण कर सकती है, जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह से भर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इसी कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है, ठीक है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है और इसके कण संपीड़ित नहीं होते, बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाता है कि लकड़ी का मेज ठोस पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। क्यों भाई? तो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। कराटे में दक्ष लोग यानी जो कराटा अच्छी तरह से सीखे हुए हैं उनको दक्ष कहा गया है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्या कहा क्वेश्चन कि सामान्य अवस्था में ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, जबकि पानी का बर्फ ठोस अवस्था है, जबकि पानी द्रव अवस्था है, फिर भी बर्फ पानी में तैरने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ़ का आयतन, जब पानी को हम जमाते हैं तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने से उनका द्रव्यमान घट जाता है, इस कारण उनका घनत्व भी कम जाता है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का आंसर। बर्फ़ पानी के जमने से बनती है जिनकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होता है। यह पिंजरे की तरह संरचना बनाता है इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब 300 केल्विन, के फॉर केल्विन, ठीक है ना, तो 300 केल्विन ताप को अगर सेंटीग्रेड, देखिए ताप मापने के तीन इकाई है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमको केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए कहा। तो देखिए 300 केल्विन ताप को अगर हमको तापमान को सेंटीग्रेड में बदलना है तो फार्मूला क्या होगा, TK = TC + 273। 2733 लिखा है, गलत है, 273 होगा। तो 300 केल्विन ताप है तो TK की जगह 300 केल्विन का ताप रखा,
TC हमको मालूम करना है 273, 273 दूसरी तरफ गया तो घट गया, तो TC यानी सेल्सियस पे तापमान कितना हो गया, तो 300 घटे 273 यानी 27 सेल्सियस। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से हमने बना लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 सेंटीग्रेड पर और 100 सेंटीग्रेड पर। तो हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है तथा 200 सेंटीग्रेड जो कि क्वथनांक काफ़ी उच्च ताप पर है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में यानी भाप की अवस्था में होगा। 100 सेंटीग्रेड पर, तो 100 सेंटीग्रेड द्रव तथा गैसीय दोनों अवस्थाएं दोनों हैं, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड पर जल उबल कर भाप में बदलने लगता है। तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्यों? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा है। नहीं, प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लीजिए, पढ़िए, देखिए, जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, 2-4 बार पढ़िए और फिर से बिना देखे हुए लिखने का कोशिश कीजिए। इसी तरह से आपका अभ्यास होगा। नहीं, और इस ढंग से अभ्यास करेंगे तो आपको याद भी जल्दी होगा। किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन अर्थात ठोस से द्रव में बदलना या द्रव से गैस में बदलना या गैस से फिर ठोस में बदलना या द्रव में बदलना, ये जो अवस्था बदलता है उस दौरान तापमान स्थिर रहता है, क्यों? तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, यानी उनका उपयोग उनके कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बलों को तोड़ने में लग जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं और इसी गुप्त ऊष्मा के कारण पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्टकट में उत्तर देना चाहे कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के कारण पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं होता। शॉर्टकट में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी डिटेल से तो आपको हमने बता ही दिया। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैस, वायुमंडल में जो गैस है तो उन गैस को आप द्रव में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कैसे परिणत करेंगे, कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए आपको दाब को बढ़ाकर, तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन किया जा सकता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसे लगे पिस्टन को संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण संपीड़ित हो जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। यहाँ देखिए एक पिस्टन लगा हुआ है, इसमें एक कॉर्क लगा हुआ है, इससे हमने गैस को लिया और ऊपर से पिस्टन को दबाया तो गैस संपीड़ित हुआ तो दाब बढ़ गया। ठीक है ना, और दाब बढ़ गया और यहाँ पे इसी बीच हम यहाँ पे क्या करते हैं, तापमान को कम कर देते हैं। जैसे ही तापमान कम किया और दाब को बढ़ाया, वह गैस द्रव में परिणत हो जाएगी और इस तरह से गैस, वायुमंडलीय गैस को हम द्रव में परिणत करके किसी सिलेंडर में भर सकते हैं। अगला प्रश्न पृष्ठ संख्या 11 पे, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो देखिए भैया, गर्मी में हम कूलर चलाते हैं और ये कूलर हमें उस समय अधिक ठंडा महसूस कराती है, क्यों? तो गर्म और शुष्क दिनों में वायु में नमी यानी आर्द्रता कम हो जाती है, यानी वायु में जलवाष्प के कण कम हो जाते हैं तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ध्यान देने योग्य है और आप परीक्षा के लिए आप इससे हमारी वीडियो से आप तैयारी कर लें। ठीक है ना, आप उसको पढ़ लें तो ये परीक्षा की दृष्टि से एकदम उपयुक्त है। आपको परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों लगता है? भाई गर्मी में हम घड़ा में जल भर के रखते हैं और वो जल ठंडा हो जाता है, क्यों? तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण होता रहता है। जो पानी रिस के ठंड मटके के पृष्ठ पर आते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, यानी उनका वाष्पीकरण हो जाता है। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, यानी गर्मी लेकर के जल के कण वायुमंडल में चले गए और वहाँ से जब गर्मी लेके गए तो क्या बचा? ठंडा। और इस कारण से मटके को ठंडक मिलती है और मटके में रखे पानी भी ठंडे हो जाते हैं। इस तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होती है, इसलिए मटके का जल ठंडा हो जाता है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? देखिए यहाँ भी वाष्पीकरण की क्रिया है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इनके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी वाष्प में बदल जाते हैं। जब वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर ठंडक उत्पन्न होती है जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। कप के अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। भाई प्लेट में आप चाय डालिए तो उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होगी, जिससे दूध या चाय प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाती है और इस तरह से प्लेट से दूध या चाय पीना आसान हो जाता है और हम जल्दी पी लेते हैं। जबकि कप में पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, कप का मुंह कम चौड़ा होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से उनमें वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है और इसी कारण प्लेट या ग्लास में रखा हुआ दूध देर से ठंड होती है। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गुड क्वेश्चन, कि गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित कम करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण न के बराबर करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होता है जिससे पसीना अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है और इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। अतः गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले जैसे सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का कम अवशोषण करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ भी दिया है केल्विन और इसको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तन कैसे करेंगे? यहाँ नीचे हमने बना दिया है। केल्विन तापमान इक्वल टू होता है सेल्सियस तापमान प्लस 273। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 273 और प्लस सेल्सियस तापमान जोड़ दिया तो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख लेंगे, कर लेंगे, ये तो गणितीय प्रक्रिया है, कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो नैप्थलीन एक वाष्पनशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिणत हो जाते हैं तो उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और नैप्थलीन में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। इसी कारण कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। दूसरा कि इत्र एक वाष्पनशील द्रव्य है जो तेज़ी से वाष्प में बदल जाता है, वायु के कण के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेज़ी से वितरित हो जाता है और यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे
हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कण के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जल, चीनी और ऑक्सीजन। तो देखिए, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल न होगा। जल एक द्रव्य है तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल गैस के अपेक्षा अधिक होगा। और चीनी ठोस पदार्थ है तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल काफ़ी अधिक होगा। और इस तरह से हमने सजा दिया ऑक्सीजन, जल, चीनी। चीनी में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक है, जल द्रव्य है तो उसमें कम है, और ऑक्सीजन गैस है तो गैस में तो अणुओं के बीच आकर्षण बल 9 के बराबर होती है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित तापमान को पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड और 100 सेंटीग्रेड। तो देखिए, 0 सेंटीग्रेड पे 25 सेंटीग्रेड पे पहले देखते हैं। 25 सेंटीग्रेड पे जल का द्रव अवस्था जल होगा, यह सामान्य अवस्था है जो हमारे मौसम के तापमान के बराबर है। अतः इस अवस्था में जल हमें द्रव की अवस्था में दिखेगी। 0 सेंटीग्रेड पर जल ठोस की अवस्था में दिखेगी, क्योंकि द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे वो जमता है वह 0 सेंटीग्रेड होता है। तो बर्फ़ इस अवस्था में, जल इस अवस्था में अगर जम जाए तो बर्फ़ की अवस्था ठोस की अवस्था में दिखेगी। अगर द्रव की अवस्था में है तो ये मतलब कहने का अर्थ कि 0 सेंटीग्रेड पे द्रव जो है सो ठोस में भी हो सकता है, यानी बर्फ़ के रूप में भी हो सकता है, और द्रव के रूप में भी हो सकता है। और 100 सेंटीग्रेड पर द्रव उबलता है और द्रव उबल करके गैसीय अवस्था में परिणत होने लगता है। तो 100 सेंटीग्रेड पे द्रव की अवस्था में भी दिखेगा और गैसीय अवस्था में भी दिखेगा, यानी दोनों अवस्था संभव है। पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है, क्यों? तो जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसका हिमांक 0 सेंटीग्रेड है, क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है। यानी क्वथनांक माने जिस ताप पर वह उबलने लगे, हिमांक जिस ताप पर वह जमने लगे। तो साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, परंतु निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेती है। और जल कमरे के ताप पर, कमरे का ताप अमूमन 20 से लेकर के 30-32 के आसपास होता है। तो यह ताप जो है द्रव्य की अवस्था में रहने के लिए पर्याप्त है। इसी कारण जल कमरे के ताप पर द्रव्य की अवस्था में होती है, जबकि लोहे का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। लोहे का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, जो कमरे के ताप से कहीं अधिक होता है। इसी कारण लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्वेश्चन आप एक बार फिर समझ लीजिए कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो देखिए, 273 सेंटीग्रेड पर यानी 0 सेल्सियस पर बर्फ़ किसी पदार्थ का माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो उसे पहले की अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। परंतु उसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ़ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁻⁻⁴ 105 जूल है। अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ़ को जल में बदलने के लिए पदार्थ को 3.34 × 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए बर्फ़ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेती, जबकि बर्फ़ अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा लेती है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता। देखिए क्या कहता है, उबलते हुए जल अथवा भाप। उबलते हुए जल से आप अगर जल जाए या भाप से आप जल जाए, तो दोनों स्थिति में भाप से जलने में तीव्रता का महसूस होता है। क्यों? यानी भाप ज़्यादा जलन पैदा करती है, जबकि उतना ही तापमान पे जल कम जलन महसूस करती है, जलन देती है। ऐसा क्यों?
तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन यानी 100 सेंटीग्रेड 273 केल्विन होगा, 273 केल्विन नहीं 373 ठीक है, 373 केल्विन यानी 100 सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। इसी कारण गर्म पानी की अपेक्षा गर्म भाप हमें ज़्यादा जलन उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ABCDEF अवस्था परिवर्तन दिया गया है। इन अवस्था परिवर्तन में आपको बताना है कि कौन सा काम हो रहा है। जैसे ए नंबर दिया ठोस से द्रव में बदलना, तो ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। देखिए नीचे हमने लिख दिया है संगलन, ए संगलन बतलाता है। दूसरा नंबर द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना। सी गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और द्रव से ठोस में बदलना डी नंबर, तो इसको हम लोग जमना कहते हैं। द्रव से ठोस में जैसे पानी बर्फ में बदल जाता है तो इसको हम लोग जमना कहते हैं, ठीक है। ई नंबर दिया, ई नंबर क्या दिया, ठोस से सीधे गैस में बदलना, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बदलना को ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ठोस का गैस में बदलना या गैस का ठोस में बदलना बिना द्रव में बदले हुए को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ा है। चलिए ये हमारा पहला लेसन खत्म हुआ।